हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करेंगे 8th सिविक्स का चैप्टर 1 जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स एंड चैप्टर इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जब हम एक बात करते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री की, ठीक है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत होती है ना। कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है दे आर द सेट ऑफ द रिटन रूल्स जो हर एक नागरिक को फॉलो करने हैं। एंड जब भी कोई बात होती है हम क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है, ये फॉलो होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इट्स अ डॉक्यूमेंट जो सारे लोगों को फॉलो करना है। एंड इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि द बेसिक आइडियल ऑन द बेसिस ऑफ वी एज अ सिटीजन एस्पायर टू लिव इन अवर कंट्री आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी अगर आप कह रहे हो कि आप इस देश के एक सिटीजन हो तो क्या क्या चीजें हैं जो आपके लिए फेवरेबल हैं, क्या क्या चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है, जो बेसिक आइडियल होते हैं ना कि ये चीज आपको करनी है, इस बेसिस पे आप सिटीजन हो तो आपको क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या आपके राइट्स हैं, एवरीथिंग इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हम एक सिटीजन की तरह से देखते हैं, एक हमारे पास डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी चीजें जो हम हमारे साथ अगर कोई गलत होगा तो हम बोल सकते हैं, कुछ सही है उसके लिए बोल सकते हैं, वो सारी चीजें वहां पे लिखी हुई है। इट इज द फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी। ये सोसाइटी के नेचर के बारे में बताता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, कोई ऐसी कंट्री ले लीजिए जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन या फिर डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, तो वहां पे जो भी उनका रूलर होगा उसका जो मन करेगा वो करेगा, ठीक है। लेकिन जब आप एक किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो जहां पे आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आपको पता है कि भाई ये हमारा राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, मैं ये चीज में मालूम कर सकता हूँ, मैं इस बारे में कुछ एक्शन ले सकता हूँ। तो आप सिर्फ इस बात से डर के नहीं रहोगे कि ये हमारा कोई राजा है या फिर ये कोई हमारे पे रूल कर रहे हैं। तब यू नो योर बेसिक नेचर क्या है सोसाइटी का, क्या आसपास के लोग हैं, एवरीथिंग यू आर अवेयर अबाउट दैट। ठीक है, नाउ टू डिफाइन द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, अगेन ऑब्वियसली एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगी उसी में कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलेगा, वरना जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो तो भाई ऐसे होंगे कि जो जो राज कर रहा है, जो मतलब अथॉरिटी में, केवल उसके हक में होंगे। लेकिन ये चीज एक डेमोक्रेटिक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन पे अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल सिस्टम चाहे कुछ भी हो लेकिन एट द एंड फॉलो वही होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में है ना। तो ये नेचर बताता है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री का। इट स्टेट अ सेट ऑफ रूल बेस्ड ऑन विच पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन एंड कम्युनिटी कैन पीसफुली कोएग्जिस्ट। देखो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो क्या हो सकता है, कोई भी एक कम्युनिटी उठ के बोल सकती है कि हम यहाँ पे बहुत वो हैं, हम यहाँ पे रहेंगे बाकी नहीं रहेंगे, ये सब चीजें। बट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें हैं, सब चीजें मेंशन की गई हैं कि कोई भी जाति के आधार पर या कोई कास्ट के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, इन सबके सेम राइट्स हैं, राइट। तो ये सब चीजें, ऐसी प्रॉब्लम ना हो, ऐसी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट ना हो, उस सबसे डील करने के लिए वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। Now, look at the wording of the two documents given below. The first column is from the 1990s Nepal Constitution. The second column is from the more recent Constitution of Nepal. तो ये 1990 के Constitution का एक पार्ट है, 2015 का जो ये अभी recent का एक मतलब एक वो लिया सॉरी कॉलम ले लिया गया है ना। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? What is the difference in who exercises executive power in the above two Constitution of Nepal? तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर ने लिखा है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द किंगडम ऑफ नेपाल शेल बी वेस्टेड इन हिज मेजेस्टी एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एग्जीक्यूटिव पावर यहाँ पे चेंज होकर लिखा गया है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ नेपाल शेल परसुएंट टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ टू बी वेस्टेड इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे फोकस है किंग पे और यहाँ पे फोकस है कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो अगर आप देखो इन आर्टिकल 35 ऑफ द 90s कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल, the power to rule the country, to set rules and to manage the country all are vested in the king of the country। यानी कि अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 35 की 1990 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल की, जो पावर होती है टू रूल द कंट्री, कुछ ऐसे रूल्स जो कंट्री में मैनेज होते हैं, ये सब कौन वेस्ट करता है? बेसिकली हर एक चीज यहाँ पे किंग के हाथ में है, ठीक है। और जो भी मिनिस्टर उस किंग के नीचे हैं उन सबके हाथ में। लेकिन हाउ एवर Article 75 of the 2015 Constitution of Nepal states that the rules, governance and management of the country will be based on the laws mentioned in the constitution of the country। यानी हर एक चीज किस पे बेस होगी? जो लॉज मेंशन करे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वहां पे 1990s का जो एक कॉलम दिख रहा है उसमें एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल ऑफ द किंग, लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशन पे। एंड अगेन सब चीजें लॉ के अकॉर्डिंग होंगी जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, अंडर द सुपरविजन ऑफ द मिनिस्टर्स, मतलब मिनिस्टर्स के सुपरविजन के अंडर। ठीक है, सो ये डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिला है। What would happen if there were no restriction on the power of elected representative? यानी कि जो हम रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं किसके ऊपर? पावर पे, जो भी हमने जिनको इलेक्ट किया है, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं,
जिनको भी हम इलेक्ट करते हैं कि वोट देंगे इनको, दे रूल। सो बेसिकली वो अगर उन पर रिस्ट्रिक्शंस ना हो उनकी पावर पर, तो क्या हो सकता है। एक डेमोक्रेसी में सिटीजन ऑफ द कंट्री रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि जो लोग रह रहे होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने लीडर चुनने के लिए। लेकिन हमेशा पॉसिबिलिटी है दैट लीडर माइट मिसयूज देयर अथॉरिटी एंड यूज इट फॉर द रॉन्ग पर्पस। कभी भी कुछ भी हो सकता है, जो लीडर हैं वो उसको बहुत गलत तरीके से यूज कर सकते हैं उस अथॉरिटी को। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे मेजर्स दिए हैं कि सारी चीजें उस रूलर के या फिर जो भी लीडर है उसके हाथ में नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे मेजर्स दिए हैं ताकि हम लोग जो भी मिसयूज हो रहा है पावर, उसके अगेंस्ट अपने आप को वी कैन सेफ गार्ड अगेंस्ट दैट, राइट। नाउ फोर्थ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द माइनॉरिटी, राइट वन रीजन व्हाई यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट द व्यूज ऑफ द माइनॉरिटी इन ईच ऑफ दीज सिचुएशन। तो ये आपको नीचे कुछ केसेस दिए हैं जिसमें आपको माइनॉरिटी गेस करनी है कि कौन माइनॉरिटी में है, और आपको ये भी बताना है कि क्यों जरूरी है कि हम लोग जो माइनॉरिटी के व्यूज हैं उन पे ध्यान दिया जाए। तो फर्स्ट केस ले लेते हैं। इन अ स्कूल विथ 30 टीचर्स 20 ऑफ देम आर मेल। अगर 20 मेल हैं और टोटल 30 टीचर्स हैं तो इसका मतलब 10 फीमेल हैं, तो फीमेल इज द माइनॉरिटी हेयर। द माइनॉरिटी हेयर ऑफ द 10 फीमेल टीचर टीचिंग इन द स्कूल। ये बहुत जरूरी है कि हम लोग फीमेल टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू लें, बिकॉज चाहे वो माइनॉरिटी हैं लेकिन उनके ओपिनियन बहुत ग्रेट इंपॉर्टेंस के हो सकते हैं, एंड हमें कोई भी डिसीजन मेजॉरिटी के केवल व्यूज को ध्यान में रख के नहीं लेना है, क्योंकि इसकी वजह से फीमेल टीचर्स के अंदर डिस्कम्फर्ट हो सकता है। प्लस दिस इज नॉट करेक्ट। आपको माइनॉरिटी में अगर सेम उल्टा कर देते हैं, 20 फीमेल और 10 मेल कर देते हैं, तब भी हमें मेल के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना होगा, ये नहीं कि जो फीमेल्स ने कह दिया वो होगा। तो दोनों केसेस में जो भी माइनॉरिटी होगी आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट दोगे, उनके डिसीजंस को, उनकी राय लोगे। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इन अ सिटी 5% ऑफ द पॉपुलेशन आर बुद्धिस्ट, यानी कि एक सिटी में 5% पॉपुलेशन बुद्धिस्ट है। तो आपको देख के पता चल गया कि अगर पूरी सिटी में केवल 5% बुद्धिस्ट है तो वो लोग क्या है, माइनॉरिटी है। उनके व्यूज को आपको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। सिर्फ वो माइनॉरिटी में है ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजियस बिलीफ, इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें डिसरिस्पेक्ट करो। कोई भी डिसीजन जो आप लोगे उनकी रिलीजियस फीलिंग को ध्यान में रखते हुए, कि किसी की भी रिलीजियस फीलिंग का खंडन ना हो, कुछ गलत ना हो किसी के साथ, तो माइनॉरिटीज के साथ भी ये ध्यान रखना जरूरी है ओवरऑल। ठीक है। नाउ इन अ फैक्ट्री मेस फॉर ऑल एम्प्लॉयज 80% आर वेजिटेरियंस। एक फैक्ट्री मेस है जिसमें सारे एम्प्लॉयज हैं, जिसमें से 80% वेजिटेरियंस। ठीक है, तो अगर 80% वेजिटेरियंस हैं तो 20% नॉन वेजिटेरियंस हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो 20% ऑफ द नॉन वेजिटेरियंस हैविंग फूड एट द फैक्ट्री मेस, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द फूड प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्री मेस मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस। आपको क्या ध्यान रखना है कि जो फूड प्रिपेयर किया जाएगा फैक्ट्री मेस में वो दोनों के लिए प्रिपेयर होगा, वेजिटेरियंस के लिए भी और नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी। तो बेसिकली हाँ, ऑब्वियसली ये नहीं होना चाहिए कि मिक्सिंग हो जाए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर वेजिटेरियंस का आप ध्यान रख रहे हैं तो आपको यहाँ पे नॉन वेजिटेरियंस का भी ध्यान रखना है, राइट। नाउ इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 40 बिलोंग टू मोर वेल ऑफ फैमिलीज। 50 स्टूडेंट्स की क्लास है, 40 हैं जो बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इस केस में माइनॉरिटी वो 10 बच्चे हो गए जो बहुत ज्यादा वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जरूरी है हम उनके व्यू पॉइंट को इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि शायद वो उतना कंट्रीब्यूट ना कर पाए जो स्कूल के एक्सपेंसेस में है। बट इसका मतलब ये नहीं कि उनको ह्यूमिलेटेड फील हो या हम उन्हें लेफ्ट आउट फील कराएं। ये ध्यान रखना होगा कि सबको साथ में लेके चलें, राइट। द कॉलम ऑन द लेफ्ट लिस्ट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेफ्ट में कुछ फीचर्स दिखाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और जो अदर कॉलम है वहां पे आपको अपने बारे में जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं इससे रिलेटेड आपको सिग्निफिकेंस ऐसी चीजें लिखनी है। फर्स्ट इज की फीचर दैट इज सिग्निफिकेंस। तो फर्स्ट इज फेडरलिज्म। इट इज इंपॉर्टेंट। फेडरलिज्म में क्या होता है ना, आप क्या करते हो ना, जो इट्स लाइक अ प्रिंसिपल और मोड कह लीजिए, जिसमें आप पावर अथॉरिटी को बांट देते हो। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सेंटर के पास पावर है या फिर सिर्फ स्टेट के पास पावर है, तो आपकी जो पावर है वो बटी हुई है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग लेवल पे लोग रह रहे हैं, और आप केवल एक कोई बंदा या कोई एक पर्सन पूरी कंट्री को ऐसा नहीं कर सकता कि हर चीज कंट्रोल कर ले। आप समझ रहे हैं? तो आपको यहाँ पे केवल वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं गवर्न कर सकती, यहाँ पे एक गवर्नमेंट फॉर्म करना अलग अलग लेवल पे बहुत जरूरी हो जाता है।
द पंचायती राज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्निंग द विलेज। पंचायती राज आपको क्यों चाहिए? ताकि किसी विलेज पे, अब कोई विलेज का कोई मुद्दा है तो उसके लिए सीधे आप स्टेट गवर्नमेंट के पास थोड़ी जाओगे, वो मुद्दा विलेज का है तो वहां पे पंचायती राज उसको देखेगा। स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्निंग द स्टेट। कोई स्टेट का मुद्दा है तो बार बार कंट्री थोड़ा ना इंटरफेयर करेगी कि भाई मास्क लगाओ कि नहीं लगाओ, ये तो स्टेट हाथ लेती है। एक तो होता है कि देखो मैं आपको कोरोना का एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। कोरोना में सपोज एक पर्टिकुलर स्टेट ले लीजिए जहां पे बहुत सारे केसेस आए, ठीक है, ये ए स्टेट है, ये बी स्टेट है। अब ओवरऑल हम बात कर लेते हैं, बहुत सारी स्टेट्स हैं, सपोज यहाँ पे केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो ए केसेस जहां पे इतने सारे बढ़ रहे हैं, तो बाकियों के लिए एकदम से मास्क मैंडेटरी नहीं होता है, आप समझ रहे हैं। ये यहाँ पे अभी जरूरी हुआ है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये कोई रूल सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं रहेगी कि उस फलाना स्टेट में आपको मास्क मैंडेटरी करना है, ये स्टेट के हाथ में है। लेकिन अब सपोज यहाँ पे भी बढ़ रहे हैं, यहाँ बढ़ रहे हैं, हमें पता है कि भाई बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है, तो नाउ एकदम से रूल आता है कि सारे स्टेट्स के अंदर नाउ इट इज मैंडेटरी टू हैव मास्क। तो ये एक ऐसी चीज है जो इकट्ठी होनी है कलेक्टिवली, तो ये सेंटर कर लेंगे, आप समझ रहे हैं। स्टेट का यहाँ पे एक एक स्टेट से बात नहीं करेंगे, वो ओवरऑल ऑर्डर दे देंगे। तो सेम चीज यहाँ पे होती है कि जो मुद्दा जहां का है उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल करने के लिए या फिर समझने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करो। तो वहां पे यहाँ पे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट ने ले ली, एंड फिर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो पूरी एंटायर कंट्री को गवर्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। देन सेपरेशन ऑफ पावर्स, देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नेंस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ठीक है, गवर्नेंस के 3 पार्ट हो गए, 3 ऑर्गन्स हो गए। ईच ऑफ दीज ऑर्गन्स हैव डिफरेंट पावर्स, इन सबके पास अपनी अलग अलग पावर है, ये सब अपना अलग अलग फंक्शन सर्व करते हैं। तो बेसिकली कोई भी एक दूसरे मतलब कहते हैं ना, कोई भी एक मिसयूज ना करे तो दूसरे 2 बैठे हैं। तो in order to prevent the misuse of power by any one branch of government, the constitution says that each of this organ should exercise different powers. तो ये ना हो एक टाइम पे आके कि इस एक जने को बना दिया और वो मिसयूज करे जा रहे हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि हमने पावर को यहाँ पे बांट दिया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के अंदर। देन आता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स वो सेट ऑफ राइट्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफर करता है टू एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। कोई भी पर्सन जो इस कंट्री का सिटीजन है उनको ये राइट मिलते हैं। दीज राइट इंक्लूड द राइट टू फ्रीडम, द राइट टू इक्वालिटी, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सो दे आर राइट्स एंड हर किसी के पास ये फंडामेंटल राइट्स हैं। So these rights give every citizen of the country the right to be considered equal. तो एक पर्सन ये नहीं बोल सकता है कि मेरे पास ये ज्यादा राइट्स हैं या मेरे पास ये नहीं, भाई सबके पास सेम राइट्स हैं। सो यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कल्चर और रिलीजन। और यस, एवरीबडी विल गेट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, जो कि आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सब सिटीजन्स के लिए है, ठीक है ना। तो कोई भी सिटीजन अपने आप को दूसरे से ऊपर नहीं बता सकता जस्ट ऑन द बेसिस, उसी के लिए फंडामेंटल राइट्स बने हैं कि भाई अगर तुम्हारा हक है तो हमारा भी हक है, अगर हमारा है तो तुम्हारा भी, मतलब जो भी सिटीजन है, नो मैटर कौन सी कास्ट, कौन सा मतलब रिलीजन, डजंट मैटर, बट इफ यू आर अ सिटीजन देन यू शुड फॉलो दिस। Then parliamentary form of government. A democratic government is one where the citizen of the country have the right to elect their representative. एक democratic government क्या होती है? जहाँ पे citizens जो होते हैं कंट्री के, उनके पास ये पावर होती है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करें, खुद से वोट करें, एंड देन दे सेलेक्ट देम। When the constitution was being made, it was made sure that every citizen of the country, irrespective of caste, color, creed and religion, would have the right to elect their leader under universal adult suffrage, whereas the right to vote be given to all. तो बेसिकली जब ये सब बना रहे थे तो ये श्योर किया गया था कि कोई भी पर्सन हो, डजेंट मैटर कौन सी कास्ट, कौन से कलर, कौन से रिलीजन, नहीं, हम सबके पास ये हक है कि हम अपना वोट दे सकें किसी लीडर को जिसको हम बनाना चाहते हैं, राइट। ऑब्वियसली देयर इज अ एज बैरियर, बट वो दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हेन यू गेट लाइक आप जब बड़े होते हो तब आपको समझ में आता है कि हाँ किसको वोट करना है, क्या है, तो इसीलिए दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ चैप्टर 1 है, उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। इसकी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, सारी की सारी वीडियो प्लेलिस्ट है 8th क्लास की, वहाँ पे सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, वहाँ पे आप जरूर चेक कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो में कुछ भी समझ में आया और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।